फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था। ठीक है सर, जब मैं लोकेश जी से चाहे हम मिल लेंगे। मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, मैं उससे बात करके बताता हूँ कि किस दिन उसकी छुट्टी है। क्या करते हैं लोकेश जी? लोकेश डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटल में। पर सर, ये तो गलत होगा। आपके डॉक्टर बेटे के लिए मैं ठीक नहीं। मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ। उनके लिए तो आपको उनके हिसाब से लड़की देखनी चाहिए। आध्या, जीवन सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलता। तुम मुझे समझदार लगती हो। घर की जिम्मेदारी भी निभाओगी और अपना काम भी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बेटे को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम पहले उससे मिलो, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। अब आगे। उनकी बात सुनकर थोड़ी तसल्ली तो हुई, पर अंदेशा तो है ही। इंसान तो मेरा पहला पति भी ठीक ही था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। पर जब साथ रहो तब पता चलता है कि कौन कैसा है। बंसल सर ने मेरी बहुत मदद की है। सबसे पहले काम उन्होंने ही दिया और पैसों के लिए तो कभी परेशान ही नहीं किया। हमेशा पेमेंट साथ ही कर देते थे। शुरू शुरू में तो एडवांस भी देते रहे। उस दिन लोकेश जी के बारे में जानकर उनके लिए मन दुखी हुआ। शायद भगवान भी उन्हीं लोगों को परेशानी देते हैं जिनमें झेलने की हिम्मत हो। तभी मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती। उसी दिन विपिन जी का रात को फ़ोन आया और रोशनी के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने लगे। मैंने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो भूल जाइए। वो बोले, अगर आप सचमुच नाराज़ नहीं हैं तो कल लंच हमारे साथ करो। ठीक है, तो आप आ जाइए कल और लंच यहीं कीजिएगा। नहीं, लंच करने आप आएंगी। मैं आपको सुबह बता दूंगा कब और कहाँ मिलना है। आपके साथ और कौन कौन आ रहा है? मैं, माँ, मोहिनी दीदी और आप। जीजा जी और ताऊ जी बिजी हैं और आपकी फैशन डिजाइनर रोशनी जी नहीं आएंगी। मुझे तो लगा ये बिजनेस मीटिंग के लिए लंच है। नहीं आध्या जी, ये फैमिली लंच है और रोशनी को काम पर लगा दिया है। अब वो जो डिज़ाइन बनाएगी वो आपको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है विपिन जी, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगी, कहकर फ़ोन रख दिया। मेरे दिमाग में उस दिन की हर बात याद आ रही थी। काफ़ी उठा-पटक वाला दिन रहा। सुबह की रोशनी से मुलाकात के बाद मन खराब हो गया था, पर बंसल सर की बातें सुनकर लगा हर कोई किसी न किसी दुख के साथ जी रहा है। और फिर विपिन जी का फ़ोन और लंच का प्रोग्राम बनना, समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ मेरे साथ लंच के लिए आ रही हैं। आखिर क्यों? फिर अपने आप को समझाया, सुबह पता चल जाएगा आध्या। सुबह का इंतज़ार करना भी तो मुश्किल लग रहा था। नंदा मेरे चेहरे से पता लगाने लग गई है कि कुछ बात मुझे परेशान कर रही है या मैं खुश हूँ। क्या बात है? आप रात से ही परेशान हो दीदी। कोई बात बताने लायक हो तो आप मुझे बता सकती हैं। नंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे न बता सकूं। आजकल सब कह रहे हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो सोच रही हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि डर लगता है कि दोबारा वही सब न हो। दीदी, डर तो लगता है कि कुछ दोबारा गलत न हो जाए, पर आपको दोबारा शादी करनी चाहिए और आप कोशिश कीजिएगा कि आपका और आपके पति का काम एक जैसा न हो। ऐसा क्यों नंदा? क्योंकि दीदी, पति दूसरी कामकाजी महिला की तारीफ तो कर सकता है, पर अपनी पत्नी पर हावी रहने की कोशिश करता है और वो आपके काम में भी अपनी टांग अड़ाएंगे और बिन मांगे खूब राय देंगे। ऐसा मैंने देखा है, इसलिए बता रही हूँ। बाकी आप जो ठीक समझें। मैं तो नंदा को बिल्कुल सीधी सादी सी समझती थी, पर वो तो मुझे कम शब्दों में सचेत कर गई। विपिन जी ने फ़ोन करके मुझे होटल का नाम बता दिया और 1 बजे तक पहुंचने की हिदायत भी दी। मैंने निकलने से पहले अंजलि का विपिन जी का सारा सामान फिनिशिंग वगैरह चेक करके 2 घंटे में तैयार रखने को कह गई। जब पहुंची तो 1:15 बज गए थे। बाहर पूछा तो वो मुझे उनकी टेबल तक छोड़ गया। तीनों बैठे कुछ बात कर रहे थे, पर मेरे आने पर चुप हो गए। सबसे पहले मैंने विपिन जी की माँ को नमस्ते की और दोनों को बाद में हेलो कहा। मैं मोहिनी के पास बैठ गई और बच्चों का हाल चाल पूछने लगी। विपिन जी की मम्मी भी बीच बीच में बात कर रही थी।
खाने का ऑर्डर देकर हम फिर एक दूसरे से बात करने लगे। विपिन जी की माँ को मोहिनी चाची जी बोलती हैं, तो मुझे भी वही ठीक लगा बोलना। चाची जी मेरे परिवार में बहुत रुचि ले रही थी। मैं भी उनको धीरे धीरे सब बताती जा रही थी। खाना सर्व हुआ तो दूसरी बातें बंद करके खाने के बारे में बातें शुरू हुई। कौन से होटल का क्या अच्छा है क्या नहीं। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। जिस होटल में बैठकर खा रहे हैं उसी जगह पर दूसरे होटल की तारीफ करना मुझे तो तमीज़ के दायरे में नहीं लगता, पर मैं किसी को टोक नहीं सकती थी। खाना खाने के बाद मोहिनी की चाची ने मुझसे पूछा, आध्या बातें घुमाकर बेटा मैं बोल नहीं पाऊंगी तो सीधा ही पूछ रही हूँ। विपिन तुम्हें पसंद करने लगा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, क्या तुम उससे शादी करोगी? विपिन जी और मोहिनी मेरी शक्ल देख रहे थे और मैं उनकी। चाची जी आपने सीधा पूछा है तो मैं भी आपको सीधा ही जवाब दूंगी। विपिन जी के साथ बात जरूर होती है मेरी, पर मैंने इस तरीके से कभी सोचा नहीं। आप तो जानती हैं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन कम है और न ही आपके स्टेटस को मैं मैच करती हूँ। फिर मैं डिवोर्सी भी हूँ और मोहिनी जानती है कि मेरे पति ने मुझे कम पढ़ी लिखी होने के कारण ही छोड़ा। कल को इतिहास रिपीट हो मैं नहीं चाहती। हम बिजनेस के लिए बात कर सकते हैं, दोस्त की तरह बात कर सकते हैं, पर शादी के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा आध्या। मोहिनी बिल्कुल सच कहती है कि तुम बहुत स्पष्ट हो कि अपने जीवन में तुम्हें क्या चाहिए। विपिन के लिए मैं इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार थी, पर मन से नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट करनी पड़े। फिर मुझे ये भी पता चला कि तुम्हें बच्चे भी नहीं हो सकते, जिसके लिए विपिन को तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे है। तुम भी मानती हो ना कि बच्चे होना कितने ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल चाची, मैं समझती हूँ। मेरी सास को भी बहुत शौक था अपने पोता पोती और नाती नातिन को खेलने खिलाने का, पर उनका ये सपना कुछ कारणों से पूरा नहीं हो सका। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपका कोई सपना टूटे। अगर विपिन जी ने खुद मुझसे ये बात की होती तो भी इनको यही जवाब देती। बेवजह आप लोगों को एक छोटी सी बात के लिए तकलीफ हुई। मैं उठ खड़ी हुई तो मोहिनी ने बोला, अभी रुको, हम निकल रहे हैं, साथ चलते हैं। चाची जी का सब सामान तैयार हो गया हो तो ले चलते हैं। हाँ मोहिनी, वो सब रेडी है, आप लोगों को अभी लेना है तो चलिए। मैंने इतनी बातें की पर बिना विपिन जी की ओर देखे। जब चलने को कहा तो वो खामोशी से उठ गए बिना एक शब्द कहे। मैं तो दिल ही दिल में नंदा को धन्यवाद बोलती जा रही थी, जिसकी सीख ने मुझे बचा लिया। पूरे रास्ते हम चारों चुप थे। वर्कशॉप पहुँचे और मैंने उन्हें सब देकर पेमेंट ले ली। पहले तो लगता था कि ऐसे हाथों हाथ रिश्तेदारों से पैसे ले लेना अच्छा नहीं लगता, पर ज़्यादा औपचारिकता मुझसे कभी होती ही नहीं। मोहिनी और दीपाली दीदी के बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ। उस दिन भी मोहिनी की गुड़िया के लिए एक फ़्रॉक तैयार कर रखी थी, वो भी मोहिनी को दे दी। विपिन जी की माँ की बातें दिमाग में चल रही थी। वो गलत तो नहीं कह रही थी, पर एहसास हुआ कि एक औरत दूसरी औरत की कमी को सबसे पहले उछालती है। अभी तो इन्होंने सुनी सुनाई बात पर यकीन करके मुझे जो कुछ कहा वो बुरा नहीं लगा, पर उनके कहने का अंदाज ज़रूर अच्छा नहीं लगा था। शायद बड़े और पढ़े लिखे लोग ऐसे ही बुलाकर बेइज्जती करते हों। उन लोगों के जाने के बाद मैं ऊपर चली गई। नंदा भी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई। मैं जब तक कपड़े बदल कर आई, पानी का गिलास टेबल पर रखा था और नंदा चाय बना रही थी। मैं तब तक आंखें बंद करके लेट गई। नंदा की आवाज़ से आंखें खोली तो वो चाय लेकर खड़ी थी। तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई नंदा? ट्रे में एक कप देकर मैंने पूछा तो बोली, नहीं दीदी, अभी नीचे के लिए बनाऊंगी तब पी लूँगी। जाओ, इस चाय को 2 कप में कर दो, बाद में तुम दोबारा पी लेना। वो जल्दी से 2 कप में ले आई। क्या बात है दीदी, आज पता नहीं चल रहा आप खुश हो या उदास। नंदा, आज तुझे थैंक यू बोलने का दिल कर रहा है।
तेरी कही एक बात ने मुझे बचा लिया, इसलिए खुश हूँ। क्या हुआ दीदी, मैंने ऐसा क्या किया? आप कौन सी बात के लिए थैंक यू बोल रही हो? वो सब छोड़ो और मेरी बात को सुन। आज विपिन जी की माता जी ने मुझे बुलाया था ये बताने को कि विपिन जी मुझसे शादी करना चाहते हैं। फिर आपने क्या कहा? तुमने कहा था ना कि सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए और एक जैसा काम नहीं होना चाहिए पति पत्नी का। तो वो बस मैंने मना कर दिया। वैसे भी उनकी माताजी अपने बेटे की बात रखने के लिए एक तलाकशुदा को बहू बनाने को तैयार हो गई थी, वरना तो मैं पसंद नहीं उनको बहू के रोल में। अच्छा किया आपने, वो पूरी ज़िंदगी आपको सुनाती रहती यही बात। फिर विपिन साहब जिस तरीके से बात करते हैं वो देखने में तो अच्छा लगता है, पर आप गौर करेगो तो कुछ बनावटी सा लगता है। वो आपसे अपने मतलब के लिए ही शादी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है दीदी, नंदा की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि अनपढ़ नंदा कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, जो चेहरों की भी भाषा पढ़ लेती है। मैं अभी भी कच्ची ही निकली, जो बहुत समय बाद किसी आदमी का मुझसे बात करना, इससे अपनी तारीफ सुनकर इतनी खुश हो गई कि बाकी बातें अनदेखी हो गई। क्या इसमें मोहिनी का हाथ था? विपिन जी की तरफ आकर्षित हो गई और मेरे अंदर सोए हुए भाव जागने लगे। तो क्या मैं अभी तक 12-13 साल की चंचल अल्लड़ सी लड़की हूँ, एकदम बहती नदी सी? इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं 1-2 मुलाकातों में ही मुग्ध हो गई, जैसे कई सवाल मुझे कचोट रहे थे। पर सच तो सच है और सच ही तो रहेगा। जिसको जो नहीं मिलता वो उसको ही पाने की ललक रखता है। नंदा तो अपनी बात कहकर चली गई थी, पर मैं वहीं बैठी रह गई, अपने आप को धिक्कारती हुई। जैसे हम स्त्रियां सामने वाले पुरुष की नज़रें पहचान लेते हैं, तो क्या विपिन जी को भी मेरी नज़रों में कुछ ऐसा दिखा होगा? अब जो भी था पर ख़त्म अच्छे से हुआ। मोहिनी से तो मुझे कभी कोई उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए अगर उसने कुछ कहा हो तो कुछ नया नहीं होगा मेरे लिए। शाम से रात हो गई और मैं अपनी ज़िंदगी के समीकरण में ही उलझी लेटी रही, पर ज़्यादा देर तक ऐसा भी नहीं हो पाया। एक अनजान नंबर से मोबाइल पर फ़ोन आया तो थोड़ा हिचकते हुए फ़ोन उठाया। मेरे हेलो बोलते ही आवाज़ आई, आध्या दीदी, पहचाना मैं कौन बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने नहीं पहचाना, कौन बोल रहा है? क्या दीदी, एक ही तो भाई हूँ, फिर भी नहीं पहचाना? अरे मयंक, क्या हाल है, कैसा है, कहाँ से बोल रहा है? अरे दीदी रुको तो, सवालों की झड़ी लगा दी आपने दीदी। मैं ठीक हूँ, मेरी पोस्टिंग हरियाणा में हुई है, अगले महीने ज्वाइन करना है, तो 15 दिन है मेरे पास। तो मैं माँ और पिताजी आ रहे हैं आपसे मिलने। कोशिश करूँगा कि भावना को भी ले आऊँ। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है, कब आ रहे हो? बस रविवार को पहुँच जाएंगे। आप बताओ सब कैसे हैं? सब ठीक है भाई, बाकी बातें आ जाओ फिर करेंगे। मयंक से बातें करके तो मन खुश हो गया, बहुत दिनों बाद हम सब मिलेंगे। कुछ पलों में मेरा मूड क्या बदला, घर भी नाचता सा दिख रहा था मुझे। कुछ ही देर की थी ये खुशी, क्योंकि अगले पल मेरे तलाक की बात सुनकर सब कितने दुखी होंगे, ये सोचकर मन सिहर उठा। काफ़ी दिनों तक छुपाए सच के बाहर आने का टाइम शायद हो गया था। मेरा परिवार आ रहा है, सिर्फ 5 दिन ही रह गए हैं। कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेंगी। मयंक साथ होगा तो वो माँ, पिताजी और भावना को शहर घुमा देगा। मेरा मन कर रहा था कि मैं उनके लिए वो सब कुछ करके रखूं जो शायद वो अपने बेटे से उम्मीद लगाकर बैठे होंगे। मयंक तो सब करेगा ही, पर आध्या भी बेटे से कम नहीं। पिताजी अक्सर कहा करते थे जब मैं छोटी थी और लड़कों के साथ खेलने की जिद करती थी। मैं केशव भैया को फ़ोन करने का सोच ही रही थी कि भैया खुद ही आ गए। भाभी, आज क्या बात हुई आप लोगों के बीच? पैर छूते हुए उन्होंने पूछा। क्यों, क्या हुआ भैया? आप सीधा ऑफिस से आ रहे हैं शायद? हाँ भाभी, मैं किसी काम से इस तरफ आया था तो सोचा आपसे मिल लूँ। मोहिनी का शाम को फ़ोन आया था मेरे पास, वो रो रही थी कि आध्या भाभी के सामने मेरी इंसल्ट हो गई, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो मैंने उससे कहा कि
काम में हूँ तो आकर बात करता हूँ। अब यहाँ से फ्री हुआ तो सोचा पहले आपसे बात जान लूँ पूरी। मोहिनी की बात सुनने से पहले नंदा पानी देकर मेरे इशारा करने पर चाय बनाने चली गई और मैंने उन्हें होटल में जो हुआ वो भी बताया और जो विपिन जी के डिज़ाइनर के साथ मुलाकात थी वो सब बता दिया। चाय पीते हुए भैया बोले, अच्छा ये बात है तो आपने बिल्कुल ठीक किया, पर इसमें मोहिनी का हाथ नहीं है भाभी। आपके डिवोर्स होने का कारण उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने उन्हें बस वही बोला जो भाई साहब ने कहा था। मोहिनी को लग रहा है कि आपको लगेगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। भाभी उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, पर काफ़ी बदल गई है वो। भैया मुझे मोहिनी से कोई शिकायत नहीं है, न चाची जी से। जो भी वहाँ बात हुई उसे मुझसे न कोई तकलीफ़ हुई न ही बुरा लगा। इसलिए मोहिनी को कहिएगा कि वो चिंता ना करें। वो मेरे लिए एक छोटी बहन जैसी है और हमेशा रहेगी। थैंक यू भाभी, आपने मेरी चिंता ही दूर कर दी। केशव भैया मेरे मायके से सब आ रहे हैं मुझसे मिलने, आप सब से मिलने, तो अगले हफ्ते थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा उन सब के लिए। हाँ भाभी ज़रूर, आप बता देना हम आ जाएंगे। और आप कहो तो रेलवे स्टेशन खुद चला जाऊंगा या आप जाओगी? कार के साथ ड्राइवर आपके पास भेज दूंगा। भैया वो मैं आपको बता दूंगी, आप बैठिए खाना खाकर जाना। नहीं भाभी मैं जाता हूँ, मोहिनी इंतज़ार कर रही होगी। रो रही थी तो उसका मूड भी ठीक करना पड़ेगा, कहकर मुस्कुराते हुए भैया सीढ़ियाँ उतर गए। जब हम बहुत खुश होते हैं तो समय बिताना मुश्किल लगता है। उस दिन ऐसा लग रहा था कि 6 दिन कब बीतेंगे। उस दिन ऐसा लग रहा था कि आज का दिन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इतना लंबा दिन कभी नहीं लगा था। नीचे का काम समझाकर मैं ऊपर आ गई। अंजलि तो शाम को चली जाती है और मनीष दोपहर को आता है, तो रात को नंदा उसे खाना खिलाकर ही भेजती है। रात को कारीगर सब आराम से काम करते रहते हैं। नंदा की जब आँख खुलती है तो वो नीचे देख आती है और कभी कभार मैं भी चली जाती हूँ। सब काम निपटाकर बिस्तर पर लेटी तो नींद का दूर दूर तक नामो निशान न था। नंदा तो झट से सो जाती है, तो सोच रही थी कि क्या करूं। मेरा फ़ोन एक बार दोबारा बज गया। फ़ोन विपिन जी का था। एक बार तो सोचा बजने दो, नहीं उठाती, पर फिर सोचा नींद तो वैसे भी नहीं आ रही, उठाकर देखती हूँ। अब क्या कहते हैं महाशय। मेरी हेलो सुन इधर से भी आवाज़ आई, हेलो आध्या जी, आप तो मुझे पसंद करती हैं ना, फिर माँ के सामने आपने शादी के लिए मना क्यों किया? विपिन जी मैंने तो आपको कभी नहीं कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ, फिर आपको ऐसा क्यों लगा? अगर मैं आपको पसंद नहीं था तो मुझसे रोज़ बातें क्यों करती थी? विपिन जी पहली बात तो ये कि आप मुझे फ़ोन करते थे, मैंने कभी खुद से बात करने के लिए फ़ोन नहीं किया। दूसरी बात, आपने मेरे साथ दोस्त की तरह बातें की तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी सालों से मुझे दोस्त की कमी लग रही थी। आप तो विदेश में रहकर आए हैं, फिर आपकी इतनी छोटी सोच की लड़का और लड़की दोस्त की तरह बातें भी नहीं करते, सोचा नहीं था। तीसरी बात, आप मोहिनी और केशव भैया के रिश्तेदार हैं, तो उस लिहाज से आपसे बात करने में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आई। फिर आपकी माताजी नहीं चाहती कि आप मुझसे शादी करें, तो फिर बात वहीं ख़त्म हो गई। अब आप मेरी किस बात से नाराज़ हैं? आप ये बताइए। आध्या जी, माँ को तो मैं समझा लेता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, हम साथ में मिलकर काम करते तो कितना अच्छा रहता। एक जैसा प्रोफेशन हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। उनकी बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। नंदा की बात सोचकर, विपिन जी एक प्रोफेशन तो रोशनी जी और आपका भी है, दोस्त है आपकी, और सबसे ऊपर ये कि आप दोनों का स्टेटस भी मैच करता है। आपका और मेरा कुछ ऐसा मैच नहीं है। फिर मैं नहीं फिर से बेमेल शादी नहीं करना चाहती। आपको अपने स्टोर के लिए जो कुछ चाहिए होगा हमारे यहाँ से वो आप हमेशा ले सकते हैं। यही ठीक रहेगा हमारे लिए। ठीक है आध्या जी, थैंक यू, कहकर फ़ोन काट दिया।
फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।